नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष अंगारी आपके अपने चैनल मनी फर्स्ट से। और आज फिर हम एक वीडियो को लेकर आए हैं और उसका ओकेजन है वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक, जो 5 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे विश्व भर में। और इस सेलिब्रेशन का एक पर्पस होता है, किसी भी डे का एक सेलिब्रेशन का पर्पस होता है कि उसके बारे में सब लोग जान सकें। तो वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक में हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपने पैसों का सही प्रबंधन, सही मैनेजमेंट कर सके, जिससे कि उनका पैसा उनके काम आए जब उनकी इमरजेंसी हो, और उनका पैसा भी काम करे और अपने पैसे को भी वो बढ़ा सकते हैं किसी जगह निवेश करके। तो ये सब बातें जानेंगे हम इस वीडियो में कि एक आम आदमी कैसे अपना पैसों का प्रबंधन करे, और कुछ चरण हैं इस वीडियो में। हम वो चरण शुरू से बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए एक आम आदमी को अपना पैसा कमाने के बाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि एक आम आदमी पैसा तो कमा लेता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, जैसे कोई सीए या वकील भी हो सकता है। वो पैसा कमा लेता है लेकिन उस पैसे का सही प्रबंधन नहीं कर पाता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने पैसा कमा लिया लेकिन उन्होंने पैसा खर्च कर लिया सारा का सारा। तो जब आप पैसा बचाएंगे नहीं तो पैसा आपको बचाएगा नहीं। दोस्तों एक कहावत है कि पैसा, अगर आप आज पैसे को बचाते हैं तो पैसा आपको कल बचाएगा। किससे? कोई भी अनिश्चितता आपके पास आ सकती है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप अपना पैसा कमा लें तो सबसे पहले आप अपने सेविंग बैंक में वो जमा कर लें। सेविंग बैंक में जमा करने का मतलब है कि आपका कैश नहीं है तो आपका चोरी होने से बच जाएगा, आपका सार संभाल से बच जाएगा। सेविंग बैंक में आप उसको जमा करके रख सकते हैं। पहला स्टेप है सेविंग, क्योंकि आप अगर सेव नहीं करेंगे तो उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, उसको आप कहीं और लगा नहीं सकेंगे कि वो पैसा भी आपके पैसा बनाने के काम आए। तो दोस्तों सबसे पहला पार्ट है सेविंग। सेविंग करने के लिए सेविंग बैंक में भी पैसा रख सकते हैं। सेविंग बैंक के थ्रू आरडी भी ओपन कर सकते हैं। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट्स, जिसमें आप पर मंथ 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके साथ साथ आप अपना कॉर्पस को बढ़ा सकते हैं। उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, यानी बैंक में ही आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं अपने पैसे को, उसमें भी आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये दोस्तों ये सभी इंस्ट्रूमेंट एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनसे आप कभी भी पैसा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें कभी भी आप अपने पैसे को इतना नहीं बढ़ा सकते कि आप बहुत अमीर हो जाएं। दोस्तों ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट है और कुछ समय के लिए आप पैसे को रखने का एक पार्किंग स्पेस है, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको रखना ही चाहिए इन चीज़ों पे। दोस्तों नेक्स्ट आपका स्टेप है, नेक्स्ट चरण है इमरजेंसी फंड। हमेशा याद रखिए दोस्तों, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है किसी के जीवन में। इमरजेंसी कभी भी बोल के नहीं आएगी कि ये इमरजेंसी आने वाली है, आप तैयार हो जाओ। इसलिए हमेशा आपके पास अपनी सैलरी का मिनिमम 6 टाइम्स to 9 टाइम्स आपके पास हमेशा पैसा रखा रहना चाहिए, जो कि आपके इमरजेंसी में काम आए। फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी मंथली सैलरी मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, तो आपके पास हमेशा 6 से 9 लाख रुपए आपके अकाउंट में, या तो सेविंग अकाउंट में, या फिर आप लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में एक लिक्विड फंड की कैटेगरी होती है, जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता, कोई भी पेनल्टी नहीं लगती कि आप पैसा जल्दी निकाल रहे हैं या लेट निकाल रहे हैं। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट, या आप डिवाइड करके दोनों इंस्ट्रूमेंट में पैसा रख सकते हैं एज एन इमरजेंसी फंड। कभी भी इमरजेंसी आई, इमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है दोस्तों। अभी कोविड के टाइम में सबने इमरजेंसी को जान लिया है। बहुत सारे लोगों के जॉब कट्स हुए, बहुत सारे लोगों के सैलरी कट्स हुए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है या होता तो आप उस परिस्थिति से इजीली निकल सकते हैं, उस परिस्थिति से आसानी से निकला जा सकता है जब तक कि आप रूटीन में ना आ जाएं। तो हमें इमरजेंसी फंड हमेशा बना के रखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद
आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप अपनी रिस्क कवर करें सबसे पहले। दोस्तों हमेशा याद रखना, लोग बहुत सोचते हैं कि पैसा हमने कमा लिया है तो अब हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपने मान लीजिए एफडी करा के छोड़ दी, या आपने कहीं डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर्स खरीद के छोड़ दिए, या आपने म्यूचुअल फंड करके छोड़ दिया। दोस्तों अगर आपने रिस्क कवर नहीं किया है अपना, तो आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि रिस्क कवर का मतलब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रिस्क कवर में आप हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करें। दोस्तों अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, आपके सामने कोई भी आपत्ति आ गई, कोई भी आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, आपकी या आपकी फैमिली में कोई भी बीमारी हो जाती है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई रकम है उसे आपको निकालना ही पड़ेगा, और उस निकाल के आपको उस बीमारी में या उस एक्सीडेंट के ऊपर आपको हॉस्पिटल्स में खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है अपनी फैमिली का, पूरा एक फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस एक ही साथ हो जाता है और बहुत ही कम प्रीमियम में हो जाता है। मान लीजिए आपकी एज 35 है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो लगभग 15,000 रुपये में आपका इंश्योरेंस हो जाता है, और 15,000 रुपये में आप सिक्योर हो गए कि आपके पास कोई भी इमरजेंसी आई, मेडिकल इमरजेंसी, चाहे वो एक्सीडेंट से आई, चाहे वो कोई बीमारी से आई, तो आपके पास आपको इन्वेस्टमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैशलेस क्लेम मिलेगा हॉस्पिटल में, और अच्छे हॉस्पिटल में आपको इलाज होगा पूरा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास आफ्टर इमरजेंसी फंड, आपके पास हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई है तो दोबारा सोच लीजिए और इसके ऊपर चिंतन कीजिए, और आपको पता चलेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना कितना ज़रूरी है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के बाद अगला नंबर आता है टर्म इंश्योरेंस का, वो भी एक रिस्क कवर का पार्ट है। टर्म इंश्योरेंस उसको कराना चाहिए जो आदमी ब्रेड अर्नर है, मतलब कि जो आदमी कमाता है, जो आदमी अपनी फैमिली का भरण पोषण करता है, वो है ब्रेड अर्नर। उसका हमेशा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आज कमा रहा है और वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अगर कल हमारे साथ नहीं रह पाता है, तो उस व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो वो फाइनेंशियली सिक्योर कर रहा था अपनी फैमिली को, उतना पैसा उस फैमिली को मिल जाना चाहिए, जिससे कि उस फैमिली को इन फ्यूचर कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और कितना होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, दोस्तों मैं बता देता हूँ। जितना भी आप कमा रहे हैं, उस आपकी जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम दोस्तों वार्षिक आय, अगर आप मान लीजिए कि 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो आपकी एनुअल इनकम हुई 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपए, और उसका 20 गुना यानी 6 लाख इंटू 20 यानी 1,20,00,000 रुपए का आपके पास टर्म प्लान होना ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी होता है, अगर आप नहीं रहते इस जीवन में, तो आपकी फैमिली को 1.20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और ये भी एक छोटे से प्रीमियम में ही आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। दोस्तों बता दूं कि अगर आप 35 साल के हैं, अगर आप 35 साल के हैं आज, तो लगभग 15 से 20,000 रुपए के बीच आपको एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। और आफ्टर इमरजेंसी फंड, आफ्टर हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, तीसरा चरण आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का। इसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड्स में जाएं, आप इन्वेस्टमेंट पे जाएं। आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय देना चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पैसा निवेश करें इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में, एज पर योर रिस्क प्रोफाइल और एज पर योर टेन्योर। आप कितने समय के लिए जाना चाहते हैं, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा प्लान को चूज करूं जिससे कि मेरा पैसा बढ़ सके। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में मैं इन शॉर्ट बता देता हूं म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा इक्विटी मार्केट में लगा रहे हैं या डेट मार्केट में लगा रहे हैं, तो आपके पास एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर आपके बिहाफ में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में, और वो फंड मैनेजर बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही स्किलफुल होता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो ये काम बहुत सालों से करता हुआ आ रहा है। उसका काम ही यही है कि वो जहाँ भी पैसा लगाएगा, वो सबसे पहले देखेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का P&L क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी का फ्यूचर क्या है, जिस कंपनी में लगा रहा है उसके सेक्टर्स का फ्यूचर क्या है। तो सब चीज़ जान के ही वो पैसा लगाएगा आपके बिहाफ पे।
और म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं आप ऐसा करके। और म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा जरिया है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप मंथली बेसिस पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। 500 रुपये से भी कर सकते हैं, 5000 से भी कर सकते हैं, 50,000 पर मंथ से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही। वैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप अपना पैसा निवेश करना स्टार्ट करें और अपना वेल्थ क्रिएट करें। उसके बाद ही अगर आपके पास अभी भी पैसा बच रहा है अपनी सैलरी का, दोस्तों एक कोटेशन है वॉरेन बफे का कि अगर आप खर्च कर रहे हैं पहले और बाद में आप सोच रहे हैं कि जो बचेगा उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ये गलत है। सबसे पहले आप सेव करिए कुछ पैसा, उसके पास कुछ बचता है तो वो स्पेंड करिए। दोस्तों अगर ये आपने नहीं किया तो आप बहुत सारा पैसा खर्च कर देंगे बिना कुछ जाने समझे और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा ही पैसा बचेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास अभी भी पैसा बच रहा है म्यूचुअल फंड के बाद भी, तो आप बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी जा सकते हैं। जैसे डायरेक्ट इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं IPO के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। सेकेंडरी मार्केट में आप कोई भी शेयर परचेज कर सकते हैं और उसको अपने डीमैट में रख सकते हैं। डीमैट होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप क्लिक करके और 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप गोल्ड, प्रॉपर्टीज इन सब में भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड एक अच्छा एवेन्यू है। अगर हम FDs, PPF और इनसे कंपेयर करें गोल्ड को, तो गोल्ड ने हमेशा ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे जने ऐसा सोचते हैं कि गोल्ड में निवेश करना मतलब ज्वेलरी खरीद ली। दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ज्वेलरी हमेशा एक फैशन के रूप में पहनी जाती है और इसका इस्तेमाल एक फैशन के रूप में किया जाता है। हमेशा ज्वेलरी खरीदते समय उसके मेकिंग चार्जेस लगता है और जब भी आप उसको बेचेंगे तो उसमें कट लगता है। तो बेसिकली वो एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप गोल्ड में एज एन इन्वेस्टमेंट आप घुसना चाह रहे हैं तो आप ETF पे जा सकते हैं। ETF क्या होता है दोस्तों? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक मार्केट में ही NSE और BSE में ट्रेड करता है और उसमें हम जितना गोल्ड परचेज करना चाहें उतना गोल्ड परचेज कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे हमारे डीमैट में हमेशा उपलब्ध रहेगा। जब भी आप बेचना चाहेंगे, कोई लॉक इन नहीं होता है, जब भी आप बेचना चाहेंगे वो बिक जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास पैसा बचता है तो ही आप प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए। प्रॉपर्टी में निवेश बहुत सालों से एक पॉपुलर एवेन्यू है जिसमें सब लोग पहले निवेश करते थे। लेकिन दोस्तों बहुत सालों से रियल एस्टेट के दाम काफ़ी बढ़ नहीं रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए हमें एक बड़ी रकम चाहिए और अगर बड़ी रकम नहीं है हमारे पास तो हमें लोन लेना पड़ेगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए रियल एस्टेट में जाने से पहले कि वो प्रॉपर्टी हमारे लिए कितने हद तक लाभदायक है। तो दोस्तों ये सारे चरण हमने जाने इस वीडियो में। मैं इन शॉर्ट वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला चरण है सेविंग। जैसे ही आपने पैसा कमाया उसको सेविंग बैंक अकाउंट में रखा या फिर उसमें थोड़े समय के लिए FD करा दी, थोड़े समय के लिए RD कर ली। फिर उसके बाद हमने जो पैसा बचाया है उसको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। एक इमरजेंसी फंड अगर आपका क्रिएट हो चुका है तो आपको ये रेगुलर मोड पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी मंथली सैलरी का 6 to 9 टाइम्स अगर सेव कर लिया है तो आपने इमरजेंसी फंड्स को सेव कर लिया है। अब वो फंड पड़ा रहेगा या तो सेविंग अकाउंट में या लिक्विड फंड्स में। लिक्विड फंड्स में आप रख सकते हैं उस फंड को, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तीसरा है रिस्क कवर। रिस्क कवर क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। ये दोनों लेने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ही आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों ये हमने 4 चरण जाने जिसमें आपको इस सीक्वेंस से ही जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो आप किसी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बैठ के उनके साथ करें। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो। आगे भी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।